वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने शुरू किया था अध्याय 15, जहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 2 लेक्चर में मौर्य साम्राज्य को कुछ हद तक कंप्लीट किया था। आज की ये लेक्चर पार्ट 3 है, जहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य को ही वापस से कंप्लीट करेंगे और आज ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएंगे। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 32 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 31 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने मौर्य साम्राज्य का पार्ट 3 नंबर लेक्चर को। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ चुके अपने लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र किताब है उसमें सम्राट अशोक के संपूर्ण राजपाट के बारे में किस तरह से बताया गया, कितने मंत्री होते थे, क्या होते थे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से आपकी ध्यान देंगे, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक है गुहा लेख। ठीक, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा जाता था, स्तंभ लेख मतलब स्तंभ पर लिखा जाता था, गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर में लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पातेद्री फैंथेलर। नाम ध्यान में रखेंगे, अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला खोजकर्ता कौन थे? फैंथेलर नाम था उनका। पादरेटी फैंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 थी। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो 2 चीज़ें, एक तो अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई थी और कौन किया था? तो खोज हुई थी कब? तो 1750 में। कौन किए थे? फैंथेलर का नाम आप ध्यान में रखेंगे, फैंथेलर। ठीक, और बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कौन था? तो पढ़ा था 1837 ईस्वी में। कौन पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप साहब। कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। ये 2 क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ही वह व्यक्ति थे जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पूरी तरह से पढ़ चुके थे। तो अशोक के अभिलेख भी जो लिखी गई थी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, और एक और लिपि अरमाइक लिपि में ही लिखी गई थी। तो इस वजह से ये पढ़ने में इन तीनों लिपि को पढ़ चुके थे जेम्स प्रिंसेप। तो उन्होंने सबसे पहली सफलता हासिल की अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यहाँ पर हम बात किए उनके शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखेंगे, पहले तो पूरा सुन लीजिए। सबसे पहला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो पहला लेख कौन सा है? तो वह है स्तंभ लेख, कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। ये बाद में चल करके इसको अकबर क्या किया? इलाहाबाद में रखवा दिया। दूसरा है आपके दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। पहले तो इसकी खोज हुई थी टोपरा में, परंतु बाद में चल करके इसको वापस दिल्ली ला दिया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तीसरा अभिलेख है आपकी मेरठ अभिलेख, और पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया था यह भी। और चौथा अभिलेख है रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित थी और इसकी खोज 1872 में एक व्यक्ति से जिसका नाम था कार्लायल ने की थी इसको। तो 4 अभिलेख हुई। 5वां अभिलेख है लौरिया अरेराज अभिलेख। ये भी चंपारण बिहार में ही हमारे। और 6ठा अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। ये भी बिहार में इस स्तंभ का, इस पर मोर का चित्र बना हुआ है, ध्यान रखें। तो एकमात्र ऐसा अभिलेख जिस पर मोर का चित्र बना है वो कौन है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो 6 अभिलेख अभी तक बात किए। पहला प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। दिल्ली टोपरा अभिलेख टोपरा में स्थित था, बाद में दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली मेरठ अभिलेख मेरठ में था परंतु बाद में चल के दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। रामपुरवा अभिलेख ये लेख चंपारण बिहार में थी। लौरिया अरेराज अभिलेख ये भी बिहार में थी। लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार में थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई अभिलेख है, सबसे छोटा है ये। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर
1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक जो कर था उसको भी माफ़ कर दिया था इसी रुमनदेई अभिलेख में या फिर रूमीदेई अभिलेख में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो वह है आपकी रूमीदेई अभिलेख। इसमें क्या है, तो धम्म यात्रा के बारे में लिखा गया, इसके बाद इन भू राजस्व को 1/8 भाग कर दिया था, ये बात लिखा गया है, और धार्मिक कर को माफ़ कर दिया था, ये बात भी इसमें लिखा गया है। अब आएंगे नेक्स्ट, इधर एक नोट पॉइंट है, जरा ध्यान देंगे। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यानी जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, बांग्लादेश से। कौन सी अभिलेख, तो शाहगौरा अभिलेख। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब भी अगर कोई अकाल पड़ती थी और उस अकाल के समय राजा द्वारा जो भी मदद करी जाती थी उन मदद के बारे में संपूर्ण चीज़ें इस शाहगौरा अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, पहला में ये अभिलेख में ये बताए हैं। और अशोक का सार ए कुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। जब भी मुख्यमंत्री की जांच होती थी या फिर कोई पुरोहित का अगर नियुक्ति होता था तो उनको पहले कैरेक्टर को अच्छी तरह से जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। मतलब सम्राट के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन हुआ करती थी, इसमें 12, 16 और 20 लोगों की एक सदस्य हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का ही अलग नाम चाणक्य है या फिर उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। और चाणक्य के गुरु कौन थे, तो आपको बताए थे चाणक्य के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था और इसकी संख्या 18 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था, ये बात भी अर्थशास्त्र पुस्तक में कहा गया। और अर्थशास्त्र पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक का शीर्षक जो है राजनीतिक है, ठीक, ध्यान में रखेंगे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रसार कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। जो प्रांतों की देखभाल करते थे वही कहलाते थे आपकी कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो कि विषयपति के अधीन हुआ करते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। इसके बाद प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। इसके बाद मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे और यही 5 सदस्य मिलकर एक पूरे के पूरे नगर का संचालन करते थे। इसके बाद बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। 1/10 भाग यहाँ पर इस कर के रूप में लिया जाता था कि जो 10वां भाग होगा वहीं कर जाता था, बाकी के आपकी पूरी भाग वो जो सामान बेचता था उसी के अधीन हुआ करती थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ें हैं कि प्रशासनिक समिति और उसके कार्य कि इस सम्राट अशोक के दरबार में कौन कौन से वो समितियाँ हुआ करती थी। जो 6 समिति हमने बताया उनका कार्य क्या था, तो प्रथम समिति का कार्य होता था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। जो भी उद्योग हुआ करती थी, अभी जो भी शिल्प कार्य जैसे मनका बनाना, मिट्टी के घड़े बर्तन इत्यादि बनाना, उनका देखरेख ये करती थी। द्वितीय का काम हुआ करता था विदेशियों की देखरेख। जो भी इसके समय में विदेशी आते थे उन्हीं का देखरेख करना, ये द्वितीय समिति का कार्य हुआ करता था। तीसरे समिति का कार्य हुआ करता था जन्म मरण का विवरण रखना कि इस क्षेत्र में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग जन्म ले लिए, उन सब का देखरेख करना होता था। चौथा लोगों का काम होता था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति का कार्य हुआ करता था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और षष्ठी समिति का कार्य हुआ करता था बिक्री कर वसूल करना। तो ये जो 6 समितियाँ थी उन 6 समितियों के कार्यों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी समिति कौन सा कार्य करते थे।
अब आएंगे इधर नेक्स्ट। मैग्नीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करता था और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कहा जाता है कि 50,000 अश्वारोही सैनिक थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ हुआ करते थे। ये जस्टिन, और जस्टिन ने ही सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से कहा जाता है कि उसने पूरे भारत को रौंद दिया था और एक अखंड भारत का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के म्यांमार तक पूरे के पूरे फैला हुआ था। यह बात सही भी हो सकती है कि और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों का सेना भी कहा है। और यही जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को आपकी सेंड्रोकोटस से भी शब्द से इनको निरीक्षण किया है कि सेंड्रोकोटस भी कहलाए थे। तो जस्टिन के क्या क्या बता रहे हैं, तो जस्टिन नामक जो यूनानी लेखक है वो क्या बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त के फौज में 6 लाख की फौज हुआ करती थी और इस 6 लाख की फौज के द्वारा पूरे के पूरे उत्तर भारत में आपकी अफगानिस्तान से लेकर के और म्यांमार तक के को रौंद करके एक अखंड भारत का निर्माण करवाया था इसने। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। एक लेखक है प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे और 9,000 हाथी थे। हाथियों का बड़ा शौकीन था और इसी हाथी की शौकीन के लिए इसने 261 ईसा पूर्व में, हमने आपको बताया था कि 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ा था कलिंग नरेश के साथ, और इस लड़ाई में इन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया और लाशों के ढेर बिछा दिया था। और इसी के बाद से सम्राट अशोक का हृदय भी पिघल गया और उसी के बाद से उसने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय हुआ करता था, जिनमें 6 समितियां हुआ करती थी। और इन 6 समितियों का क्या क्या कार्य होता था नीचे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मौर्य प्रशासन, पहले 6 समिति को सैन्य समिति में उनके कार्य, 6 समिति क्या क्या कार्य, तो प्रथम समिति जो थी सेना की, उसकी काम थी जल सेना की व्यवस्था करना। दूसरी जो समिति थी इसका काम था यातायात और रसीद सेना की व्यवस्था करना। और तृतीय सेना का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति का कार्य होता था अश्वारोही समितियों की देखरेख करना। और पंचम समिति का कार्य हुआ करता था गज सेना, यानी जो हाथियों पर सवार थे उन सेनाओं की देखरेख करना। और छठी सेना का कार्य होता था रथ सेना की देखरेख करना। ये कुल 6 समितियां हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य के सेना में। अब आएंगे मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग भी होता था, जिसका नाम दिया जाता था महामात्य सर्प या फिर अमात्य के अधीन हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था भी कहा जाता था। यानी एक अलग पर से ये संस्था हुआ करती थी जिसका जो गुप्तचर विभाग का मेन होता था, और इसका कार्य होता था गुप्त संगठनों को, गुप्त जानकारियों को अपने अंदर रखना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार भी कहा जाता था। ये सब इसमें सारी चीज़ें कही जाती थी इस मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में। इसके बाद अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, जो न्याय करता था, इनको राजुक कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी है कि मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को और किस नाम से जानी जाती है, तो सीता भूमि के नाम से जानी जाती है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। और मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण का यूज करके वो लोग अनाजों का माप करते थे। हालांकि अब तक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन, तो पहला में बताया उसने कि दार्शनिक लोग यहाँ पर आते हैं, दूसरे किसान, तीसरा अहीर लोग, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। यानी कुल 7 प्रकार के भारत में इन्होंने समाज का जिक्र किया है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के कुल 7 प्रकार के समाज के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट हमारी और चैप्टर की लास्ट टॉपिक में भी हम लोग जा रहे हैं। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी।
ये भी बताया जाता था कि जो भी महिला अगर वेश्यावृत्ति को अपनाती थी स्वतंत्र तरीके से तो उनको रूपा जीवा भी कहा जाता था। और इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य में यानी लगभग 261 ईसा पूर्व तक भी इस भारत देश में वेश्यावृत्ति रही है। नंद वंश के विनाश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से भी सहायता प्राप्त की थी। और ऐसा कहा जाता है कि मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 ही राजा हुए इस मौर्य वंश में। और मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईस्वी में कर दी गई और मगध पर एक नया वंश शुरू हो गई। कौन सी? शुंग वंश। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंद वंश और नंद वंश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ और बृहद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर लिया जिसको बोलते हैं शुंग वंश। और यहाँ से आपकी ब्राह्मण साम्राज्य शुरू हो जाए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है एक जाति से एक ब्राह्मण हुआ करता था, इसलिए जो अगला चैप्टर हमारी शुरू होगी चैप्टर नंबर 16 ब्राह्मण साम्राज्य। तो इसको शुरू करने से पहले अभी मौर्य साम्राज्य से जितने भी PYQs पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी को कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार चीज़ों को वापस से पढ़िएगा, बेहतरीन समझ में आएगी। तो मिलते हैं कल के इस नए चैप्टर में इसी चैप्टर के क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।